हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज, कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जो कि मृत कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, कुछ इन चीज़ों के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज उनका थोड़ा सा रिवीजन है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, अगर ये तो हुई मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, लेकिन जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोइन ल्यूवेनहुक ने। किसने दोस्तों? ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी, जो कि 1674 ईस्वी में की गई थी। इसके अतिरिक्त कोश का सिद्धांत पढ़ा था। कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान। कोश का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया, लेकिन इसका जो रूपांतरण किया रूडोल्फ विर्चो ने कोश का सिद्धांत का रूपांतरण किया। एक चीज़ और देखी थी, कोश का झिल्ली सिद्धांत। कोश का झिल्ली सिद्धांत दिया था हेनरी निकोलसन ने। कोश का सिद्धांत हेनरी निकोलसन के द्वारा दिया गया। इन संरचना, कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। इसके सेंटर में हमें एक केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और केंद्रक से ही सटा हुआ कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। जो इस प्रकार की संरचना मिलती है, इसे हम बोलते हैं अंतःप्रेद्रव्यी जालिका। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ये सेंटर में जो होता है इसे बोलते हैं केंद्रक। जो ये अंतःप्रेद्रव्यी जालिका है, एक ओर से ये खुरदरी होती है और एक ओर से चिकनी होती है। तो जो खुरदरी सतह है इस पर हमको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रक हो गया, अंतःप्रेद्रव्यी जालिका हो गई एवं राइबोसोम है गई, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन? राइबोसोम। एक हमें संरचना देखने को मिलती है स्टार के अनुसार बेलनाकार, इसे हम बोलते हैं तारकाय। क्या बोलते हैं दोस्तों? तारकाय। ठीक है दोस्तों, कोश का द्रव, इसमें जो कोशिका के अंदर जो जेलीनुमा द्रव भरा होता है, चिकना द्रव होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म।
एक संरचना और देखने को मिलती है, जैसे हम अंतःप्रदपी जालिका, कोशिका द्रव, केंद्रक, तारकाय, राइबोसोम, एक कोशिका देखने को और मिलती है, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देती है। ये क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जितने भी अंग हैं इनके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, एक थैलीनुमा होती है और इसमें कुछ द्रव भरा होता है। इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, एक संरचना देखने को भी और मिलती है जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। इसे हम क्या बोलेंगे? गोल्जी का है। ये सभी कोशिकांग हैं, कोशिका के ही अंग हैं और इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी कोशिका की संरचना। और जो दोस्तों जो ये अपर लाइन है ये होती है इसकी कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्या है? कोशिका झिल्ली। ये तो हुई जंतु कोशिका की संरचना। और पादप कोशिका की संरचना क्या होगी दोस्तों? जो पादप कोशिका की संरचना होती है वो होती है चौकोर। कुछ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, और उसके जो ये अपनी ये कोशिका झिल्ली है इसके ऊपर भी एक परत पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। और जो ये परत होती है इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें डबल लेयर होती है। जो ऊपरी लेयर होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और पादपों को कठोरता प्रदान करती है। क्या? कोशिका भित्ति है जो कि पादपों को कठोरता प्रदान करती है और यह पादपों में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी ये अंग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रदपी जालिका, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, ये जितने भी अंग हैं तारकाय, गोल्जिका, राइबोसोम, इनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो जंतु कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है तो इनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों कुछ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखते हैं। पहले देखेंगे हम समानता। जंतु कोशिका और पादप कोशिका।
जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम क्या देखेंगे, समानता। दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक इसमें भी उपस्थित होता है और केंद्रक पादपों में भी, पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ये समानता हो गई पहली। और एक होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में मिलता है, पादप कोशिकाओं में भी देखने को मिलता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रसधानी, गोल्जी काय, रसधानी और तारकाय। ठीक है दोस्तों, ये ही समानताएं पादप कोशिकाओं में भी देखने को मिलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रसधानी, तारकाय। दोस्तों गोल्जी काय, रसधानी और तारकाय भी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। ये तो हुई समानताएं। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कौन कौन सी समानताएं हैं, ये हुई भाई दोस्तों समानताएं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। राइबोसोम, लाइसोसोम, रसधानी, गोल्जी काय, तारकाय आदि ये सभी दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात आती है, जंतु कोशिकाओं को पादप कोशिकाओं से अलग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इनमें अंतर क्या है जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो जंतु कोशिकाएं हैं दोस्तों, जो जंतु कोशिकाएं हैं इनका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार संरचना होती है किसकी, जंतु कोशिकाओं की, जबकि पादप कोशिकाओं की संरचना चौकोर होती है। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिकाओं की आकृति चौकोर होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं की आकृति गोलाकार देखने को मिलती है। और क्या अंतर मिलते हैं दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में सीलिया देखने को मिलती है और एक फ्लैजिला। ये दो अंतर हैं। जंतु कोशिकाएं गोलाकार होती है और सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है।
ठीक है दोस्तों। और जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। किसकी दोस्तों? सेलुलोज की। जो पादपों की जो कोशिका भित्ति है यह सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसकी आकृति, पादप कोशिकाओं की आकृति चौकोर होती है, संरचना चौकोर होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं की आकृति गोलाकार और सीलिया और फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ये हुए समानताएं और अंतर। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। ठीक है दोस्तों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये शुरुआती कोशिकाएं होती हैं, इनका विकास नहीं हुआ है। वे कोशिकाएं जिनका पूर्ण रूपेण विकास नहीं हुआ है वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और जबकि जे कोशिकाएं जिनका विकास पूर्ण रूपेण हो गया है वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इनमें अंतर करेंगे हम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये अर्ध विकसित होती हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका विकास पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है, ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है इसमें केंद्रक अविकसित होता है। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, जिसका पूर्ण डेवलप हो जाता है वह यूकैरियोटिक कोशिका हो जाती है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। दोस्तों एक अंतर और है इसमें राइबोसोम। दोस्तों इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें कोश का विभाजन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक अविकसित होता है, इसी कारण कोश का विभाजन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और कोशिकाओं में विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों।
अब करते हैं हम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसमें श्वसन तंत्र। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। किसमें? कोशिका झिल्ली में होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, अब इनके उदाहरण ले लेते हैं। जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे कौन कौन से होती हैं। तो एग्जाम्पल, जो बैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा, इनकी कोशिकाएं अविकसित एवं पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होती हैं और इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं और माइकोप्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनका विकास पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये शुरुआती कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनका विकास पूर्ण रूपेण हो जाता है। इसमें सभी पादप एवं जीव, ठीक है, उदाहरण में आएंगे। दोस्तों, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, जिसमें सभी जो पादप हमें दिखाई दे देते हैं, जो जीव जंतु, मानव, शेर, चीता, भालू, इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। जबकि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये अविकसित एवं पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे कोशिकांग हैं, क्या है दोस्तों? कोशिकांग। कोशिका के जितने भी अंग हमने देखे, जैसे कि दोस्तों केंद्रक, कोशिका भित्ति, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। और हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, तारिकाएं, रसदानी, और कौन कौन सा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एक होता है लाइसोसोम। इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि यह जो जितने भी कोशिकांग हैं दोस्तों, इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक।